दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से भारत में स्वतंत्र मीडिया को दबाने की कोशिशें चल रही है, उसी कोशिशों की कड़ी में नया नाम गुजरात समाचार का जुड़ा है। गुजरात समाचार के मालिक बाहुबली शाह के ऊपर ईडी के छापे पड़े हैं। उन्हें गिरफ्तार किए जाने की भी खबरें आ रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य के एक अखबार के मालिक को और अखबार के प्रबंधन के ऊपर ईडी का छापा पड़ना, यह सिर्फ सहयोग है या प्रयोग है। इसके पहले आप सबने देखा कि किस प्रकार से द वायर की वेबसाइट को बैन किया गया, फिर बैन लिफ्ट किया गया। उसके पहले 4 PM नाम के एक यूट्यूब चैनल को बैन किया गया, फिर उस पर से बैन हटाया गया। वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा है। एक ऐसे दौर में, जिस दौर में भारत में स्वतंत्र मीडिया के अस्तित्व और उसकी भूमिका को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। भारत में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर यदि भारत की रैंकिंग को देखा जाए तो प्रथम 150 में भी भारत नहीं आता है। 151वें नंबर पर भारत की रैंकिंग रही है। तो सवाल उठता है कि क्या सरकार को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या स्वतंत्र मीडिया को भी राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह की नई परिभाषा के दायरे में इस कदर जकड़ लिया गया है कि आम नागरिकों के हित की बात करना, देश के हित की बात करना, मानवता के हित की बात करना और जनता से जुड़े हुए सवाल उठाना, ये अब नई सरकार की नई परिभाषा के तहत राष्ट्रद्रोह और राष्ट्रवाद की नई जो टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी में, उस शब्दावली में, उस खांचे में फिट कर कहीं ना कहीं उसे परेशान करने की कोशिश की जाएगी। इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और कई बड़े मीडिया घरानों के साथ, कई अखबार समूहों के साथ काम कर चुके शीतल पी सिंह जी। शीतल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और धन्यवाद। अभी आप मानवाधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार और प्रेस फ्रीडम के सबसे बड़े पैरोकार समझे जाने वाले देशों में से एक यूएसए के दौरे से वापस लौटे हैं। 15 दिनों का दौरा कर आप वापस लौटे हैं। और वहां पर जिस प्रकार से ट्रंप की भी आलोचना होती है, बाइडेन की भी होती है, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों कहीं ना कहीं मीडिया के निशाने पर होते हैं। लेकिन भारत में सत्ता की आलोचना कहीं ना कहीं मीडिया चैनलों पर या मीडिया घरानों पर इस कदर भारी तो नहीं पड़ने लगी है, जिससे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका को लेकर अब लोगों के अंदर भी नए सिरे से सोचने की परिस्थितियां पैदा हो जाए। देखिए, पिछले 11 साल में जो कुछ घटा है प्रेस से संबंधित, जो मुझे याद आया जब से आपने फोन किया था, तो मैंने कुछ नोट किया है। तो उसमें आप देखिए, एनडीटीवी के साथ क्या हुआ, फिर न्यूज क्लिक के साथ क्या हुआ, फिर दैनिक भास्कर के साथ क्या हुआ, बीबीसी इंडिया के साथ क्या हुआ, द क्विंट के साथ क्या हुआ, न्यूज लॉन्ड्री के साथ क्या हुआ, ग्रेटर कश्मीर के साथ क्या हुआ, भारत समाचार के साथ क्या हुआ, और अब गुजरात समाचार के साथ हो रहा है जिसका आपने जिक्र किया है। तो ये हमारे समय का सच है। और इंडिविजुअल्स की बात करें तो सिद्दीक कप्पन को ले लें आप, परंजय गुहा ठाकुरता को ले लें, महेश लांगा को ले लें, फहद शाह को ले लें, इरफान महराज को ले लें, मोहम्मद जुबैर को ले लें, और अन्य अनेक, और सोशल एक्टिविस्ट भी आप ले सकते हैं। जेएनयू के वो लड़का बेचारा 5 साल से जेल में सड़ाया जा रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि एजेंसियों का प्रयोग स्वतंत्र आवाजों को दबाने के लिए, और खासकर जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देश की दशा है कि हम 180 देशों में 159वें देश पर हैं और 161वें पे थे, तो मतलब 160 से इधर उधर झूलते रहते हैं। और ये इस दौर में ये हुआ है। ये बताता है कि जो वर्तमान शासन है और वर्तमान जो शासक हैं, उनको आजादी की इस पायदान के बारे में कैसी उनकी रुचि और आदत है। एजेंसियों का जिस तरह का इस्तेमाल है, ये इसके जो अभी गुजरात समाचार आप बता रहे हैं, इनके मालिक को जिनको पकड़ा है, उनको ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। वो काफी, उनकी उम्र काफी है और वो अस्पताल में गए और फिर वो अभी नर्सिंग होम में कहीं है, और काफी उनकी दशा गंभीर हुई। क्योंकि इतनी उम्र के आदमी को इस तरह से अपमानित करना, जेल में डाल देना, और ईडी की जिस तरह से कुख्याति है, ख्याति नहीं कुख्याति है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट तक कई बार टिप्पणी कर चुका है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन एजेंसियों का इस तरह से प्रयोग हो रहा है, अभी भी अनवरत जारी है। और लेकिन इस देश की ये भी एक खूबी आप कह सकते हैं
कि अभी देश डरा नहीं है और अनेक स्वर ऐसे हैं जो ये साहस अभी भी कर रहे हैं और उन पर दमन भी लगातार जारी है। गुजरात समाचार उसमें सबसे नई कड़ी। जी गुजरात समाचार के मामले को देखें तो ये ईडी का मामला कहीं से बनता हुआ आपको दिख रहा है क्या? देखिए, जब चीजें कागज प्रकाश में आएगा तब उस पर बात करेंगे। अभी डिटेल्स चूंकि ईडी तुरंत सामने तो रखती नहीं है, अपराधी को भी देने की सुप्रीम कोर्ट ने उसको कह रखा है कि वो दे, लेकिन अभी तक वहां से कुछ डिटेल्स मैं नहीं पढ़ पाया, हो सकता आया हो तो। लेकिन ये सब साफ समझ में आता है, अब इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। प्रणव राय और उनकी पत्नी के विरुद्ध सीबीआई ने एक केस बनाया, छापे मारे, हल्ला गुल्ला किया और उनको अपमानित होना पड़ा। जीवन के आखिरी पहर में वो लोग भी थे, मतलब काफी उभय के थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, वो धूमिल करने की कोशिश हुई। आखिर में एक समय ऐसा आया कि उनके बहुत सारे सीनियर लोगों ने धीरे धीरे उनको छोड़ा, क्योंकि सबको खतरा था और सब जान रहे थे किस वजह से क्या हो रहा है। और आखिर में उन्होंने अपने इक्विटी बेच दी एक उद्योगपति को, जिसको सब हम जानते हैं कि वो प्रधानमंत्री के निजी दोस्त के तौर पर है, जिनके विमान पे चढ़ के प्रधानमंत्री ने 2014 में सत्तारोहण के लिए देश भर की यात्राएं की थी और उनके साथ उनके अनन्य रिश्तों की बहुत सारी कथाएं और दंत कथाएं हैं, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन जो हुआ वो आपके हमारे सामने है। बीबीसी ने अपना ऑफिस ही हिंदी का लगभग यहाँ बंद ही कर दिया, इनकम टैक्स और दूसरी तरह के उस पर छापे मारे गए। तो ये सब चीजें तो हमारे सामने है। कश्मीर के अखबारों पर तो जो होता रहा है उसकी कोई बात ही नहीं है। दैनिक भास्कर पर जब छापा मारा गया, क्यों मारा गया, उस समय क्या उसमें छप रहा था, सब हमारे आपके सामने है। तो ये सब प्रत्यक्ष है, इसमें प्रमाण की बहुत आवश्यकता नहीं है। अब तो ये रिकॉर्ड बन रहा है बस, कि कितना और कब तक और किस किस पर। कितना, कब तक, किस किस पर, ये इमरजेंसी में की बात अक्सर सामने लाते हैं लोग कि इमरजेंसी में ये हुआ था, वो हुआ था। वो तो इमरजेंसी लगाई गई थी तब आर्टिकल 19 को भी सप्रेस किया गया था, उसके प्रावधानों पर भी प्रेस सेंसरशिप उसी के तहत लगाई गई और तमाम चीजें। आज तो कोई इमरजेंसी इमरजेंसी नहीं है। इमरजेंसी 19 महीने की थी और ये तो 11 साल से चल रहा है, अनवरत जारी है। नित नई चीजें इसमें जुड़ रही हैं, नित नए प्रयोग इसमें हो रहे हैं और नई तकनीक का बेजा इस्तेमाल होता हुआ हम देख रहे हैं। उस जमाने में तो मीडिया, जो प्रतिरोधी मीडिया थे, उन्होंने अपने एडिटोरियल कॉलम वगैरह खाली छोड़ दिए थे या काले कर दिए थे। इमरजेंसी तक में प्रतिरोध इस देश के लोकतांत्रिक समाज ने किया था। अभी तो ये डरा पाने में सफल है। जो प्रचलित मीडिया है उसका तो 99% इनकी गुणगान कर रहा है और इनकी ओर से वेपनाइज है, विपक्ष की हत्या करता है, षड्यंत्र करता है, झूठ बोलता है, झूठ गढ़ता है, लोगों को प्रताड़ित करता है। तमाम तरह के साधारण लोगों को किसी मामले में पा जाने के बाद अगर उसमें कुछ सरकार की इच्छा रहती है तो लोगों का जीवन नष्ट करते हुए हमने उसे पाया है। आत्महत्याएं तक हो गई है लोगों की। तो हम तो एकदम अपराधी दौर में है, जिस समय ये अपराध अनवरत हो रहा है और एक बहुत संगठित गिरोह इस देश पर आप कह सकते हैं काबिज हो गया है। मीडिया जिसका एक पात्र बन चुका है। ऐसे में स्वतंत्र आवाजों के साथ ये सब करना, तो इतने लंबे समय से करना और आने वाले समय में भी कोई क्लियर चीजें न होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण। नहीं, लेकिन इस मामले को यदि हम गुजरात समाचार के चश्मे से देखने की कोशिश करें, क्या कारण हो सकता है इसको रोकने का? तत्काल इस वक्त कार्रवाई के पीछे का क्या मकसद हो सकता है? वो काम नहीं, तो सब सत्ता जानते से हैं, सवाल पूछने का काम तो सब हमेशा से जान करता रहा है। इस वक्त जहां को ही जहां माकूल चुनाव क्यों माना गया? जहां जहां चुनाव संभावित होते हैं, आने वाले वर्षों में गुजरात में भी चुनाव है, वहां इस तरह की कार्रवाइयां करते हुए सत्ता को हम पा रहे हैं। बिहार हो, बंगाल हो, अब गुजरात आएगा, जहां भी होना होता है। और कई जगह अनवरत चीजें चलती रहती हैं, जिसमें गवर्नर इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एलजी इन्वॉल्व होते हैं और एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं। इन्होंने तो परंपराएं कायम कर दी, अब कुछ बचा ही नहीं। सारे इंस्टीट्यूशंस तहस नहस है, सब में लोक आवाजें खत्म है। सरकार किसी मामले में कोई जवाबदेही लेती नहीं है। प्रधानमंत्री का प्रेस से कोई रिश्ता नहीं है, सिवाय इसके कि उनके यहाँ कुछ लोग जाके पूछें कि आप आम काट कर खाते हैं कि
चूस कर खाते हैं, इस तरह की पत्रकारिता उन्होंने पहुंचा दी है। और इसी तरह के प्रायोजित इंटरव्यू उनके कभी कभार प्रकाशित होते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उन्होंने साहस अब तक नहीं जुटाया। विदेशों में कहीं फंस जाते हैं तो वहां से भी भागने की उनकी कोशिश होती है। एक आध जगह अपमानित होते हुए मिले हैं। तो ये हमारे सामने स्थिति है कुल मिला के, जो बड़ी ही दयनीय और शर्मनाक है। इसके पहले आपने देखा कि 4 PM को रोका गया, कहा गया कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रद्रोह की परिभाषा में तोड़ने की कोशिश हुई। वही स्थिति वायर की वेबसाइट की तरह के साथ हुई। और जो पूरी सीरीज आपने गिनाई, जिसमें मोहम्मद जुबैर से लेकर सिद्दीक कप्पन और कई सारे, न्यूज लॉन्ड्री को भी आपने लिया, न्यूज क्लिकिंग को की भी बात की, उसमें तो चाइना फंडिंग का भी आरोप कुछ लोग लगा रहे हैं। हालांकि मिला क्या वो सभी जानते हैं। आज की तारीख में लोग कितना भरोसा करेंगे इस सरकार के ऊपर, एक ऐसे दौर में जहां डोनाल्ड ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने भारत की स्थापित नीति के विरुद्ध जाकर द्विपक्षीय समझौते से या द्विपक्षीय तरीके से मामले को, कश्मीर मामले को देखने की नीति के विरुद्ध जाकर के भारत पाकिस्तान के मामले में मध्यस्थता की है। ये बात जब वो कह रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो इस दौर में लोग कैसे स्वीकार करेंगे इस तथ्य को? दरअसल इस डिस्पेंसेशन ने लोक विभाजन की नीति अख्तियार कर रखी है। ये लोगों की एकता पर आधारित ही नहीं, उनकी एकता को तोड़ने पर आधारित सत्ता है। तो इसने एक हिस्सा ऐसा पैदा कर लिया है जो इनके किसी भी पाप का आंख मूंद कर समर्थन करता है। वो हर इनके पाप के लिए कुतर्क लेके आ जाता है। उसके लिए इनकी मशीनरी है। वो मशीन अपने आप कुतर्क उसके पास सवेरे सवेरे पहुंचा देती है। 32 लाख ग्रुप्स हैं व्हाट्सएप के, हमारे गृह मंत्री जी बता चुके हैं, जिसमें उनका कंट्रोल है। और मैं इसको बिल्कुल सही पाता हूं, बिल्कुल है। मैं एक गांव में रहता हूं, इस गांव में जो 2 ग्रुप ऑपरेट करते हैं व्हाट्सएप पे, दोनों उनके हैं, बाकी तीसरा कोई है ही नहीं। तो देश में 6-7 लाख जो गांव है, सब में वो है। जो नगर पालिकाएं हैं, सब में वो है। उनके पास उन्होंने ये सूचना का तंत्र अपना विकसित कर लिया है। और जो विपक्षी स्वर है इस देश में, वो अभी उस सामर्थ्य को समझ ही नहीं पा रहे हैं। वो बहुत से षड्यंत्र वाली घटना, खबरों पर और इन पर सब पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में फंसे हुए हैं। रियलिटी ये है कि उन्होंने सांगठनिक रूप से सूचना पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया है। और जब तक इस कंट्रोल को तोड़ने का समानांतर ढांचा नहीं तैयार होता, जो इन सूचना के झूठे प्रवाह को, दूषित प्रवाह को, आपराधिक प्रवाह को सच से सामना कराए, तब तक इस देश की खैर नहीं है। इस देश में सामाजिक विभाजन बहुत हद तक बहुत क्रूर और बहुत खराब हो चुका है, जो गृहयुद्ध की ओर देश को ले जा रहा है लगातार। और वैसे तो एक अनवरत गृहयुद्ध दिमागों में और कई बार प्रैक्टिकल भी सड़कों पर चलता हुआ हमें मिल ही रहा है। और उसमें नए नए अवयव जुड़ते जा रहे हैं। ये हमारे लिए जो हमारे पूर्वज छोड़ गए थे, इस देश के एक लोकतांत्रिक समाज को, जिसमें हमने 77-78 साल गुजारे हैं, तो हमारी पीढ़ी के लिए तो ये बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही पीड़ादायक है ये सब देखना और इसको सबको भोगना। लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए तो हमें और निराशा होती है कि उनके लिए तो बहुत ही कठिन वक्त हम छोड़ के जा रहे हैं। और हम असहाय से हैं, कहना करना जो भी चाहते हैं वो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि इस तरह से सूचना के प्रवाह पर नियंत्रण कभी किसी का नहीं था। और इस तरह से उसका दूषित करने का कार्यक्रम भी किसी के पास नहीं था। सर, लेकिन जो सवाल आपने उठाया उसमें एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि एक समानांतर सिस्टम जो इस मौजूदा दौर की तोड़ निकालने के लिए जरूरी है, वो होना जरूरी है। तो क्या वो समानांतर सिस्टम लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर या दूसरे मामलों पर, सीरीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपने देखे होंगे। इतने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इसके पहले के 70 सालों में कभी नहीं बने होंगे जितने मोदी जी के 10 सालों में बन गए। तो क्या इसके लिए भी एक सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ बनानी होगी, जिसमें कि स्वतंत्र मीडिया की अवधारणा को कायम रखने के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी करने होंगे? अभी तो गवर्नर तक पर आ गया, प्रेसिडेंट तक जब बन ही गया संविधान पीठ कि कितने दिनों में मामला पलटाना है, तो ये भी चूंकि ऐसा संभव नहीं है, जो ऐसा संभव नहीं है, न सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, न सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर पाएगा। जो कर पा रहा है वही कहाँ कर पा रहा है। ये तो समाज को ही करना होगा। समाज में रोग लगा है तो समाज को ही रोग का निदान करना पड़ेगा। जो लोग इस सब से लड़ने पर ढकेल दिए गए हैं या उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, कि उन्हीं को सोचना समझना और करना होगा। इसके लिए कोई देवदूत नहीं आएंगे।
और कोई इंस्टीट्यूशन से कोई जादूगर नहीं निकलेगा। ये तो राजनीतिक दलों को, जो विपक्ष के खाते में है, ये उनको ही सोचना समझना और करना पड़ेगा। और अगर वो इस सब को नहीं सोचेंगे और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में फंसे रहेंगे तो लगातार अपना ही नुकसान करेंगे और देश और समाज का नुकसान जो अनवरत हो रहा है इसमें और वृद्धि ही करेंगे। ये मेरी धारणा है। लेकिन प्रधानमंत्री को आप देखिए, पिछले 10-11 सालों से, जब से वो सत्ता में आए हैं, तब से उन्होंने एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। प्रधानमंत्री मीडिया के सवालों का सामना नहीं करते, चुनिंदा लोगों को इंटरव्यू देते हैं और सभी जानते हैं कि उसके सवाल कैसे और किस तरह के लिए जाते हैं, ये कहने की जरूरत नहीं। तो जो प्रधानमंत्री सीधे सीधे उस नेक्सस को, उस सिस्टम को, नेक्सस नहीं, नेक्सस गलत वर्ड हो गया, उस सिस्टम को कहीं ना कहीं डाइल्यूट कर रहे हैं, जो लोकतंत्र में एक एस्टैब्लिश नॉर्म्स होता है। सर, हमने अपने स्कूल टाइम में, मुझे याद है, मैंने देखा है, एक सैनिक तानाशाह भारत पहुंचता है, भारत सरकार के निमंत्रण पर आता है आगरा में शिखर वार्ता के लिए, और इंडिया में आकर वो सैनिक तानाशाह भी मीडिया का सामना करने से नहीं डरता, तनिक भी हिचक नहीं होती। भारत की मीडिया का और पूरी इंटरनेशनल मीडिया, जिसमें ज्यादातर भारत की मीडिया वाले थे, उनका इस्तेमाल कर अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के कथित लूप होल्स को उजागर करके शिखर वार्ता बीच में छोड़कर चला गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक सैनिक तानाशाह, जिसे स्वाभाविक रूप से, जिसने लोकतंत्र की जड़ें खोदकर सत्ता हासिल की थी, उसे स्वाभाविक रूप से मीडिया से बचने की कोशिश करनी चाहिए। वो बचने की कोशिश नहीं करता। लेकिन जो लोकतंत्र का चोला ओढ़ करके सत्ता में आए हैं, उन्हें लोकतंत्र में का जो चौथा स्तंभ है, उस चौथे स्तंभ से डरने की जरूरत क्या है कि कभी ईडी का छापा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, सवालों का जवाब नहीं देंगे, तो कभी बैन करेंगे, तो कभी गिरफ्तार करेंगे, कभी कोई रिपोर्टर दिखाएगा, लोकल रिपोर्टर बेचारा गरीब आदमी कि नमक रोटी मिड डे मील में दी जा रही है तो उसे गिरफ्तार कर लेंगे। गौरी लंकेश के साथ क्या हुआ, यानी इंडिपेंडेंट वॉइस को किस तरह से दबाया जा रहा है। ये सब करने पर एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार क्यों आमादा है? देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई है, ये उनका किया हुआ नहीं है। ये तो हमारे पूर्वज ऐसी व्यवस्था बना के गए थे कि उनको मौका मिला और वो लोकतांत्रिक ढंग से चुन लिए गए। लेकिन उनका जो विचार क्रम है वो लोकतांत्रिक नहीं है। वो राजा रानी की बातें करते हैं, मध्यकाल पे चले जाते हैं, जब सामंतशाही थी। वो अपने को भगवान घोषित करते हैं। उनके समर्थक उनके पक्ष में तर्क देते समय किसी लोकतांत्रिक व्यवहार की बात थोड़ी करते हैं, न उसका कोई नीति नियम पालन करते हैं। वो तो एकदम अलोकतांत्रिक है, हर बात में तानाशाही की बात करते हैं, सामने वाले को मिटा देने, खत्म कर देने, मार डालने, काट डालने की बात करते हैं। ऐसे वीडियो बनाने वालों को उनका प्रश्रय है, अपराधियों को, बलात्कारियों को और षड्यंत्रकारियों को, ठगों को, ऐसे लोगों को सत्ता का प्रश्रय मिलता हुआ हमें मिलता है। और जो स्वतंत्र आवाजें हैं, जो जो नागरिक अधिकार हमने प्राप्त किए थे पिछले 77-78 सालों में, उन सबको नष्ट किया जा रहा है। सूचना के अधिकार को तहस नहस कर दिया गया है। उसकी जगह एक बिल लाया गया है 23 में, जिसका बहुत विरोध सामाजिक कार्यकर्ता कर रहे हैं और जायज कर रहे हैं। उसके जरिए तो उसका एकदम ही दम घोट दिया जाने वाला है। यानी जो मनमोहन सिंह के कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे लोकतांत्रिक फैसले हुए थे जो किसी भी डेमोक्रेसी को बहुत मजबूत करते हैं, उसको स्तंभ देते हैं, उन सब कायदे कानूनों को ध्वस्त करके इनके जमाने में सिर्फ ऐसे कायदे कानूनों को मतलब और दांत और नाक उसमें डाली जा रही है। रोकने के लिए जी, बीच में माफी चाहूंगा रोकने के लिए, आपने यूपीए के दौर का जो जिक्र किया, मुझे याद आ रहा है कि आरटीआई लागू किया गया 2006 में या शायद 2005 में। आरटीआई जब आया तो आरटीआई को सुप्रीम कोर्ट, सीएजी या यूपीएससी की तरह इंडिपेंडेंट एजेंसी की तरह रखा गया। मोदी सरकार में पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन ला करके उसे सरकार का मुलाजिम बना दिया गया, सरकार का एक विंग बना दिया गया आरटीआई, यानी अब वो भी सरकार के अधीन आ गया। ठीक इसी तरीके से देखें, मनरेगा सामने आया, 6 पे कमीशन आया, राइट टू एजुकेशन आया, तमाम चीजें उस दौर में आई। आज कहाँ है? आज एक, जिस समय सरकार आई थी, मुझे याद है उस समय द हिंदू से लेकर इंडियन एक्सप्रेस तक कई अखबारों में इस बात की चर्चा होती थी कि 91 से लेकर के 2014 के बीच में कुछ डिपार्टमेंट्स में, कुछ सेक्टर्स में रेगुलेटिंग अथॉरिटी आई, जैसे बैंकों में बैंकिंग लोकपाल आया, इंश्योरेंस के लिए आईआरडीए आया। लोगों को लगता था कि अब कुछ और क्षेत्रों में लोगों को, नागरिकों को सुविधा देने के लिए कुछ और ज्यादा नियामक प्राधिकरण आएंगे, लेकिन वो रास्ता बंद हो गया। खासकर इलेक्ट्रिसिटी के मामले में लोग उम्मीद कर रहे थे, दूसरे सेक्टर में उम्मीद कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
अब आपको नहीं लगता कि मीडिया पर जो प्रतिबंधित किया जा रहा है उसके लिए एक नियामक प्राधिकरण बनाने की तरफ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ आदेश आए कि कौन सी नहीं चीजें नहीं, मानी जाएंगी कि उल्लंघन है और ये उल्लंघन नहीं है? सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका नहीं है। सुप्रीम कोर्ट तो संवैधानिक व्याख्या करने के लिए है। ये नहीं जो सर, आपकी लेकिन एक डिमांड चीज है। आपको मैं फिर रोक रहा हूँ। जी 2011 का साल आपको याद है, 11-12 का, जब एफसीआई के गोदामों में अनाज सड़ रहे थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? इस सरकार को नहीं 6 महीने का वक्त देते हैं, कानून लेकर के आए, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट अनाजों को खुद गरीबों में बांट देगा। तब मनमोहन सिंह सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आई, जिसके तहत अभी मोदी जी 5-5 किलो अनाज दे रहे हैं। तब तो सुप्रीम कोर्ट की सुनी जाती थी। नहीं नहीं, वही जब देश में लोकतांत्रिक वातावरण होता है तो एजेंसियों के भी मुंह से आवाज निकलती है। तब के सुप्रीम कोर्ट में जिसने उस जमाने के बहुत सारे मामलों में अतिरंजित फैसले दिए, लेकिन उनका पालन हुआ। 2G पे उसका जो फैसला था, कोल घोटाले पे जो फैसला था, जो सब गलत साबित हुए बाद में, लेकिन उस समय के दौर में उसका पालन किया। मंत्री तक जेल गए, बाद में सब इनके जमाने में आके वो सब बरी हुए। लेकिन हम जिस दौर में हैं इसमें ऐसी कल्पना करना ही बहुत मुश्किल है। मध्य प्रदेश का एक जज एक मंत्री के हमारे देश की एक नेत्री को धर्म के आधार पर मतलब अपमानित करने के उसके बयान पर सुओ मोटो कोई फैसला लेता है तो क्या कहता है? आज ही इस पर एफआईआर करिए, कल सुबह किसने देखी? ये कहाँ बात जाती है, सोचिए कहाँ बात जा रही है। ऐसी बात कहने की वजह हम आप सब जानते हैं। तो हम एक बहुत ही आपराधिक दौर में रह रहे हैं, जिसको लेके समाज में डर, शंका और एक अलग तरह का वातावरण है। और ये इसलिए इन सब चीजों की उम्मीद आप जो कर रहे हैं, मैं उससे सहमत नहीं हो पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज का ऐसे किन्हीं फैसलों की ओर जाने की या इतने बड़े फैसले ले पाने की हिम्मत कर पाए। तो इसलिए मैं ये जिम्मेदारी उन पर डाल रहा हूँ जिन पर जिम्मेदारी होनी चाहिए, वो है नागरिक पर। नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभाए, समझे, और नागरिकों को समझने समझाने की जिम्मेदारी उनकी है जो विपक्ष में है। अगर वो विपक्ष की राजनीति सचमुच में करना चाहते हैं और सत्ता का मोल तोल नहीं कर रहे हैं, तो ये काम करें। ये काम कठिन है, लेकिन इसके अलावा कोई हल नहीं है। तानाशाहियों के विरुद्ध यही काम जनता को ही करना हर जगह पड़ा है, यहाँ भी करना पड़ेगा। सर, आखिरी सवाल पर हम आते हैं। जब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी और उस सरकार के दौर में अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी हुई थी, एक बार गिरफ्तारी की कोशिश हुई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे जमानत दे दी थी। उसमें चंद्रचूड़ साहब भी थे जमानत देने वाले जजों, जमानत दे दी गई थी। और फ्री वॉइस को कायम रखने की बात कही गई थी, मीडिया की स्वतंत्रता को हर कीमत पर कायम रखने की बात नागरिक अधिकारों के पैरोकार के तौर पर पहचाने जाने वाले चंद्रचूड़ साहब ने कोर्ट रूम के अंदर में कही थी। गुजरात समाचार के प्रमुख को जो गिरफ्तार किया गया है, बाहुबली शाह को, क्या लगता है कि इस मामले में सर्वोच्च न्यायपालिका उतनी ही तेजी से लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट को बाईपास करते हुए सीधे सुनवाई के लिए राजी हो जाएगी और इस तरह की राहत उन्हें देगी? देखिए, ये तो सब अनफोल्ड होंगी चीजें, हम आप स्पेकुलेट क्या कर सकते हैं। पहले तो ये कि कोई पिटीशन लेके आता है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट, अभी आज तो ये बात हमारी जानकारी में नहीं है, कल देखते हैं। अगर कोई आता है और फिर सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, हम देखेंगे। होना चाहिए, हुआ है, प्रेसिडेंस है, पहले किया गया है तो अब हो सकता है। कानून अलग है, इसमें पीएमएलए लगाया गया है, उसमें नहीं था। पीएमएलए के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ही अभी सुनवाई कर रहा है अपने ही एक आदेश की पुनर्परीक्षा, जिस आदेश के तहत पीएमएलए में बड़े बड़े दांत गाड़ दिए गए हैं जो किसी के नागरिक के ऊपर चुभते हैं। वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के एक जज का कमाल का फैसला है। पता नहीं किस लोकतंत्र की पढ़ाई उन्होंने की थी और कैसे वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। ये सब भी तो बहुत दोष हमारे यहाँ सिस्टम में, सारे सिस्टम में है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है और उसकी सजा देश को मिल रही है, अवाम को मिल रही है और उनको भी मिलेगी जो वहां बैठे हैं और सोच रहे हैं कि वो सुरक्षित है। नहीं, वो जो देश बना के जा रहे हैं और जो फैसले उन्होंने ऐसे लोगों ने दिए हैं, उनको, उनके बच्चों को कभी न कभी उसका दंड बहुत क्रूर ढंग से मिलेगा, क्योंकि हम अपने लिए जो निर्मित करते हैं, अगर खाई खोदते हैं तो हम उसमें गिरते भी हैं। जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जो खाई खोदी जा रही है उसमें खोदने वाले के भी गिरने के चांसेस है, क्योंकि पीएमएलए को इतनी ताकत चिदम्बरम साहब ने दी थी वित्त मंत्री रहते हुए। जो उस वक्त जो यूपीए के समय में जो फैसला हुआ था,
और उसका दुरुपयोग जो बड़े पैमाने पर हुआ वो नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में हुआ। लेकिन अभी मुख्य न्यायाधीश के पद पर गवई साहब हैं और गवई साहब जब आ गए हैं तो गवई साहब की एक टिप्पणी मुझे याद आती है जो राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल करते वक्त उन्होंने कही थी। वो टिप्पणी क्या थी? गुजरात की अदालतों से बड़े ही इंटरेस्टिंग फैसले आते हैं, बड़े ही रोचक फैसले आजकल आ रहे हैं। तो गुजरात के अंदर ईडी से भी क्या बड़े रोचक किस्म के छापेमारियां और गिरफ्तारियां हो रही हैं? क्या इस तरह से स्वतंत्र मीडिया की आवाज दबाने की कोशिशें जो लखनऊ में 4 PM पर हुई, क्या उसके पहले जो सीरीज अभी शीतल सर ने बताई, वो जो तमाम लोगों के ऊपर न्यूज क्लिक से लेकर के द वायर और कुछ स्वतंत्र पत्रकारों तक, इन सब पर जिस तरह की कोशिशें हुई, वो कोशिशें जब अब गुजरात में होती हुई दिख रही है, वाया ईडी जब होती हुई दिख रही है, तो क्या ईडी की इस बढ़ी हुई ताकत को या ईडी के ताकत के इस्तेमाल के पीछे जो ताकतें हैं, उन ताकतों की मंशा को भांपते हुए सर्वोच्च न्यायालय क्या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जजमेंट देने की तरफ जाएगा या तात्कालिक राहत देने की कोशिश करेगा? उम्मीद हम इसलिए पाल सकते हैं क्योंकि एक सम्मानित महिला आर्मी ऑफिसर के खिलाफ जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की थी भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने, उसमें सुओ मोटो लेने का काम हाई कोर्ट के जजों ने किया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी इसमें सुओ मोटो लेने की कोशिश करेगा? चलिए देखते हैं। लेकिन एक मीडिया पर्सन होने की वजह से, एक स्वतंत्र मीडिया होने की वजह से ईडी की इस कार्रवाई की जितनी भर्त्सना की जाए और ईडी के पीछे खड़ी ताकतों की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है, क्योंकि स्वतंत्र मीडिया की आवाज को दबाना कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कमजोर करता है और लोकतंत्र को कमजोर करने की किसी भी कवायद का हम समर्थन नहीं कर सकते। देश के नागरिकों को भी समर्थन नहीं करना चाहिए। आज की इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए शीतल पी सिंह जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, आपने बुलाया, धन्यवाद आपको। नमस्कार।